पूर्वम हल्पदार्थ ज्ञानेति तद अभिप्रायेण न प्रयोगः अन्यथा व्याख्या। देखिए दूसरी बात क्या चर्चा हो रही थी कि जिन शब्दों का शक्तिग्रह करिष्माण है या श्रोत्रीणाम बोधो भवतु सह, इस अभिप्राय से शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ज्ञात अभिप्राय से है कि नहीं। मने श्रोत्रीणाम बोधो भवतु यही सह विवक्षा के ज्ञान का तात्पर्य है। सह वक्तु वक्तुरीक्षा का मतलब क्या हुआ? श्रोत्रीणाम सह बोधो भवतु। तो श्रोत्रीणाम सह बोधो भवतु मने श्रोत्रीणाम मया सह बोधो भवतु, वक्त्रा सह श्रोत्रीणाम बोधो भवतु। तो वक्ता के साथ श्रोता को भी बोध हो। तो यदि श्रोता को बोध नहीं होता है तो वक्ता को भी वो समझेगा कि बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। आया कि नहीं? इसलिए पाणिनि में भ्रांतत्व की आपत्ति आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इस प्रकार की सहविवक्षा को नहीं माना जा सकता। तो हम इस प्रकार की जो व्युत्पत्ति परक सहविवक्षा थी उसको नहीं मान सकते। सामान्य ज्ञान भी सहविवक्षा का प्रयोजक नहीं हो सकता। इसलिए हमें समसमान दोनों पदार्थों का विशेषक ज्ञान चाहिए। हल चलाचा इस प्रकार से जो हम समाहार द्वंद्व कर रहे हैं, इसमें भी हल पदार्थ ज्ञात होना चाहिए और लाभ पदार्थ भी अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। तभी उनका समुदाय के रूप में समुदाय से अवच्छिन्न जो पदार्थ है उसका हम किसी अन्य पदार्थ में एक संबंध से अन्वय कर सकते हैं। तभी सह विवक्षा जो है जानी जा सकती है। चूंकि हल पदार्थ अप्रसिद्ध है इसलिए यहाँ सह विवक्षा क्या है? असंभव है। ये चर्चा तो हो चुकी थी। अब किंच से इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज्ञात पदार्थाभिप्रायण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। एक नियम बना था या किसी ने सोचा था कि आचार्य जो वक्ता है वो ज्ञाताभिप्रायण शब्द प्रयोग कर सकता है कि नहीं। ज्ञाताभिप्रायण बने मेरे साथ इनको भी ज्ञात हो जाए, मेरे साथ साथ इनको भी ज्ञात हो जाए। इसका मतलब मुझे ज्ञात, जब इनको मेरे साथ इनको भी ज्ञात हो जाए। श्रोत्रीणाम बोधस्तु क्रमेण एव, पश्चात इस तात्पर्य के बाद उनको बोध उपायन होता रहेगा। लेकिन मेरे साथ इनको पदार्थ ज्ञात हो जाए, इस अभिप्राय से शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं, ये विचार का शीर्षक समझ गए। उसी चीज को श्रोत्रीणाम सह बोधो भवतु का ही अर्थ बताने जा रहा किंचा से। क्या कि मेरे साथ पदार्थ का ज्ञान हो जाए, इस अभिप्राय से क्या हम शब्द का उल्लेख कर सकते हैं? हलंतिम में हल शब्द का उल्लेख हम कर सकते हैं कि मेरे साथ श्रोता को भी पदार्थ ज्ञात हो जाए। इस अभिप्राय से क्या हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? आया कि नहीं? बात समझ गए? तब ये समझ में आएगा किंचा से। पहले केवल एक शब्द को समझना है, ज्ञात पदार्थाभिप्रायण क्या है वो, उसको समझना है। तो मया सह एतेपि ज्ञातवंतो भवेयुः, इस अभिप्रायण क्या वक्ता शब्द का प्रयोग कर सकता है? यदि कर सकता है तो सहविवक्षाक्षत है, और यदि नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? दोनों कारण सामने। यदि कर सकता है कि यथा अहम जानामि, है कि नहीं, तद्वत् एतेपि जानीयुः मया सह युगपत एक कालावच्छेदेन। सह का मतलब क्या हुआ? युगपत एक काला, माने यस्मिन् काले अहम तत्वं जानामि, हल पदार्थम जानामि, तद्वदेव तस्मिन् काले एतेपि जानीयुः। एतद अभिप्रायण कोई आचार्य शब्द का प्रयोग कर सकता है कि नहीं? यदि कर सकता है तब तो अन्योन्याश्रय दोष ही नहीं, सविवक्षा अक्षत है। यदि नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? समझ में कि नहीं? यदि नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? तत्त कारणम वक्तव्यम। वो कहेगा कि मदीयम इदम तात्पर्यम, कि यथा अहम जानामि तथा एवं भी जानातु, इस अभिप्राय से हम क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके लिए आपको तत्व देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा कि इस अभिप्राय से आप कोई ग्रंथ का निर्माण नहीं कर सकते। आप इस दृष्टि से कर सकते हैं कि जानामि, है कि नहीं, मैं जानता हूं। इसके बाद इच्छति ततः यदते, जानात इच्छति यदते, जानात इच्छति। तो आप ये तीनों चीजें अपने में हो सकती हैं। अब इसमें आप लपेटा नहीं जोड़ सकते।
कि मैं जानता हूं, मैं इच्छा करता हूं, तो ये भी जाने, ये भी साथ लपेटा मत उसमें लगाइए। आपके लिए है यह खलु जानाति सएव इच्छति सएव यतते, है कि नहीं? तो ज्ञान पूर्वक इच्छा पूर्वक जो यत्न है वो यत्न जो है वक्ता के लिए है, उसके साथ किसी भी प्रकार का लपेटा लगाया जा सकता है कि नहीं? उसने कहा नहीं लगाया जा सकता। इससे किंच शेषी बात का खंडन करना, क्यों नहीं लगाया जा सकता? कहा इतने भाष्य विरोध है, इतने तात्पर्य अनुपन्न है, इतना महान दोष खड़ा हुआ है। यदि इस अभिप्राय से जो एक व्यक्ति के लिए नियम है, जानात इच्छति यत्ते, किसके लिए नियम है? एक उस व्यक्ति के लिए जो लेखक है, वक्ता है, वो अपने साथ श्रोता को इसमें जोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जोड़ सकता? इसमें ये सारे विरोध बैठे हैं, उसी को क्रम से गिनाए। समझ में आता है कि हाँ? किंच पाणिनेः पूर्वम हल पदार्थ ज्ञानेपि तद अभिप्राय पाणिनि पूर्वम हल पदार्थ ज्ञानेपि, पाणिनि को पूर्वम माने सूत्र निर्माणात यत्नात् पूर्वम, इच्छत की बात यतते है। पाणिनि को जानात इच्छत यतते में ये तीनों के पहले, यत्न के पहले, यतते जो अंतिम प्रक्रिया है उसके पहले उसमें उनको क्या था? पदार्थ का ज्ञान था। जाना भी तो पहले है, यतते के पहले पाणिनि को जाना भी था, बस में कि नहीं? तो पाणिनि को जाना भी था, उस अभिप्राय से श्रोता भी इसको जाने, इस अभिप्राय से शब्द का प्रयोग वो नहीं कर सकता। वही देख रहे, किंच पाणिनि ततः पूर्वम हल पदार्थ ज्ञानेपि तद ततः पूर्वम माने सूत्र निर्माणात् पूर्वम, यत्नात् पूर्वम, यतते के पहले, सूत्र निर्माण रूप यत्न के पहले उनको ज्ञान था। यदि ज्ञान नहीं होता तो निर्माण ही कैसे हो? क्योंकि जब जानात ही नहीं रहेगा तो इच्छति और यत्ते होंगे ही नहीं। ये इच्छति और यत्ते सब जानान की प्रति है। आप जानोगे तभी इच्छा करो, जब जानोगे नहीं, जैसे आप लंदन की कोई चीज नहीं जानते हो, आपको कभी इच्छा नहीं होती है? नहीं होती। और यदि वहां जाएं और वहां की चीजों को देख लें और ज्ञान हमें हो जाए तो यहाँ आने पर हमें तुरंत इच्छा हो जाएगी, हम इसको सुंदर काशी बनाना चाहिए, वहां की तरह बनाना चाहिए। क्योंकि हम वहां जाएंगे, जानेंगे वहां की रीत, वहां की, तब हम इच्छा करेंगे और यत्ते करेंगे। जिस चीज को हम जानते ही नहीं, तो निर्माण के पूर्व, किसी भी कृति के पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उसमें कोई कृति नहीं हो सकती। वो कृति के लिए उद्यत नहीं, इच्छा ही नहीं होगी तो निर्माण होना ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते, इसलिए अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते, यत्न नहीं कर पाते, और वो इच्छा तो करते हैं, बीच में इच्छा तरह तरह की इच्छा, लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो वो इच्छा निरर्थक है, जिसमें जाना भी नहीं। जिसमें ज्ञान नहीं है और इच्छा हो जाए, इच्छा तो स्वतंत्र है, आप कर सकते हो, आप स्वप्न के, आप आकाश के तारे भी गिन सकते हो, इच्छा तो करना है। तो वो इच्छा निरर्थक है जिस इच्छा के पूर्व में ज्ञान नहीं। इससे बहुत सारे लोग योजना बनाते हैं, योजना बनी इच्छा, योजना तो लंबी चौड़ी बनाते हैं और उसको धरातल में क्यों नहीं उतार पाते? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, बात में कि नहीं। और उन्हीं की योजना विफल होती है जिस योजना बनाने वाले व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। यदि वो ज्ञान है और इसके बाद वो योजना बनाता है तो उसका यत्न साकार आएगा। घट जब गुलाल जब घट बनाता है तो घट को आर पार जानता है कैसे बनाना है, बात में कि नहीं। इसके बाद बनाने की इच्छा करता है। आप समझो कि एकदम कूद के नहीं बनाने लगता है कि बैठा नहीं कि तुरंत बनाने लगता, 100 बार अंदर से इच्छा रखता है, काम दूसरा करता है लेकिन इच्छा उसकी बनी रहती है। जब प्रबल इच्छा होती है तभी कोई व्यक्ति निर्माण में कूदता है, समझ में है कि नहीं। जैसे व्यक्ति का पढ़ाना है, पढ़ाना एक यत्न है, कृति है, उसको ज्ञान भी होना चाहिए और उसकी प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए। ज्ञान बहुत है लेकिन प्रबल इच्छा नहीं, तब भी आप कृति नहीं कर सकते। इसलिए जिस आचार्य ने लिखा है जानाति इच्छति यतते, उसने बहुत अनुभव किया है, ये सब है, किया है कि नहीं। केवल जानाति से भी काम चलने वाला नहीं, केवल इच्छत से भी काम चलने वाला नहीं,
इच्छित तो कहेंगे मुंगेरी लाल के सपने देख रहा, केवल इच्छित ही रहेगा, क्या कहेगा। माने हमें कुछ जानकारी है ही नहीं है और हम इच्छा करने लग जाएं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम राष्ट्रपति बन जाएं। अरे आपको उस धरातल में पहले ज्ञान रखना होगा, तत्पूर्वक फिर इच्छा करनी होगी, तो आगे जाओ। बात में कि नहीं? इससे वो सारे निरर्थक स्वप्न हो जाते हैं, निरर्थक व्यवसाय हो जाता है जब ज्ञान पूर्विका इच्छा नहीं होती है। तो इच्छा केवल अकेले नहीं रहना चाहिए, इच्छा ज्ञान पूर्विका होनी चाहिए। ज्ञान पूर्विका इच्छा ही किसी निर्माण का हेतु बनती है। किसी निर्माण का हेतु केवल इच्छा हेतु नहीं है, केवल ज्ञान ये भी नहीं। इच्छा का बीच में महत्व बहुत बड़ा है, बात में कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि पाणिनि सूत्र का जो निर्माण किए हैं, इस निर्माण के पहले पाणिनि को इच्छा रही होगी, और इच्छा तभी रही होगी जब उनको ज्ञान रहा। इसका मतलब पाणिनि हल पदार्थ को जानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जानते नहीं होते, इच्छा नहीं होती तो बनाते ही क्यों? तो पाणिनि का हलंत विद्याकारक जो कृति है, उस कृति से स्पष्ट है कि ज्ञान पूर्विका प्रबल इच्छा है। लेकिन इस अभिप्राय से उन्होंने नहीं प्रयोग किया कि जिस प्रकार से ज्ञान पूर्वक मेरी इच्छा है और मुझे ज्ञान है, उससे मेरे साथ साथ युगपत मेरे बोधा को भी ज्ञान हो जाए, इस अभिप्राय से हलंतिम सूत्र का निर्माण उन्होंने नहीं किया है। समझ आए कि नहीं? ज्ञान पूर्वक इच्छा उनको है, लेकिन इस प्रकार की इच्छा भी नहीं है। किस प्रकार की? कि ज्ञान के में और लपेटा लग जाए, कोई और साथ में जुड़े रहे, इस प्रकार इस अभिप्राय से शब्द का प्रयोग नहीं किया है। समझ में आ गया? नहीं क्यों नहीं किया? आगे न ज्ञात पदार्थाभिप्राय न शब्द प्रयोग। लग गया कि नहीं? पंक्ति स्पष्ट हुई। ज्ञात पदार्थाभिप्राय न शब्द प्रयोग न कृता तेन, है कि नहीं? फिर अन्यथा व्याख्यात्री परंपरा यदि कर ही दे, क्यों नहीं किया? इसमें नियम क्या है? पाणिनि ने लपेटा लगा के सूत्र क्यों नहीं किया? मुझे ज्ञान है, मेरी प्रबल इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा में ये भी एक साथ में है कि जिस प्रकार से मुझे ज्ञान है, उसी प्रकार से मेरे श्रोता को भी साथ साथ ज्ञान युगपत रहे। इस इच्छा से मैंने इस निर्माण को किया है। इस प्रकार के इस अभिप्राय से सूत्रों का निर्माण पाणिनि ने क्यों नहीं किया है? कहा यदि इस अभिप्राय से करते तो श्रोता क्या करता? श्रोता को जब ज्ञान नहीं होता, क्या नहीं होता? नहीं होता, और वो पाणिनि के तात्पर्य को समझता। ज्ञान नहीं है उसको, हालांकि वो नहीं जानता, लेकिन पाणिनि का तात्पर्य जरूर वो समझता। क्या समझता? कि पाणिनि ने इस अभिप्राय से प्रयोग किया है। किस अभिप्राय से? कि मेरे साथ मुझे भी बोध हो जाए, इनके साथ मुझे भी बोध हो जाए। इस अभिप्राय से इस प्रकार का तात्पर्य वो जानता। तात्पर्य कैसे जानता? व्याख्यात्री परंपरा से जानता। किससे जानता? व्याख्यान टीकाकारों की एक विशेष परंपरा से जानता। अरे इस अभिप्राय से। और जब उस तात्पर्य को जानता तो तात्पर्य की अनुपपत्ति हो जाती, क्योंकि उसको है ही नहीं। वक्ता का तात्पर्य जिस अभिप्राय से प्रयोग किया गया, वो तात्पर्य जो है मिल नहीं रहा, अनुपन्न हो रहा है। और वो तात्पर्य को कैसे जाना? व्याख्यात्री परंपरा से जाना, व्याख्याकारों की एक परंपरा से जाना, है कि नहीं? टीकाकारों की परंपरा से उसने जाना। और जब वो तात्पर्य, वक्ता का तात्पर्य अनुपन्न होता, तो वो क्या करता? लक्षणा कर देता। क्या करता? हल की लक्षणा करता। हल की लक्षणा किसमें करता? हकारादि लांत समुदाय घटक वर्णों में कर देता। हकारादि घटक वर्णों में कुछ करता लक्षण। जब लक्षणा कर देता तब तो आदिरंतेन संहिता सूत्र का व्यर्थ हो जाता है कि नहीं? आदिरंतेन संहिता सूत्र की उपयोगिता समाप्त हो जाती। सारे प्रत्याहारों की ऐसी लक्षणा मानता। कहा नहीं, हल की मानता, शेष की नहीं मानता। बस में कि नहीं? ये बहुत सारे दोष सामने आने लगते हैं। इसलिए इस अभिप्राय से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसा ही सिद्धांत मानना पड़ेगा। कोई लिख रहा है व्याख्यात्री परंपरा, अन्यथा व्याख्यात्री परंपरा अवगत व्याख्यात्री परंपरा अवगत वक्तृ तात्पर्यानुपपत्या, ये हेतु है। किसमें? लक्षणा में। व्याख्यात्री परंपरा, व्याख्यात्री नाम या परंपरा
तया परंपरया अवगतम तात्पर्यम जैसाम वक्तृणाम, है कि नहीं, जैसाम तादृशस्य तात्पर्यस्य अनुपपत्त्या व्याख्यात्री परंपरया अवगतम तात्पर्यम, है कि नहीं, अवगतम च जत तात्पर्यम तत् व्याख्यात्री परंपरा अवगत तात्पर्यम, है कि नहीं, वक्तृ तात्पर्य, तस्य तात्पर्यस्य अनुपपत्त्या, वो तात्पर्य अनुपपन्न क्यों, हमें ज्ञान ही नहीं है। हमें जब ज्ञान नहीं है तो हम जान गए कि भाई वक्ता का तात्पर्य जो था वो बिगड़ रहा है। उन्होंने तो इस तात्पर्य से प्रयोग किया कि मुझको भी ज्ञान हो, अब मुझे एक अक्षर का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वक्ता के तात्पर्य के अनुपपन्न हो जाने के कारण अनुपपत्त्या लट इसमें इति सूत्रस्थ। अब वो दृष्टांत दे रहा है, उसका तात्पर्य केवल लक्षणा से, तात्पर्य के अनुपत्ति के कारण लक्षणा होने लगती। उसने कहा जैसे, अब जैसे को बड़ा चौड़ा तौड़ा कर दिया, जैसे छोड़ देता तो ग्रंथ छोटे में आ जाता, लेकिन अब चूंकि निबंध लेखक को निबंध बढ़ाना है, जो निबंध लेखक है उसको निबंध बढ़ाना है, तो एक इतिहास की तरह लिखना चले जा रहे। वक्ति तात्पर्यानुपत्त्या किम भवति, लक्षणा। किस तरह की लक्षणा है वो उदाहरण दे रहा है, जैसे, जैसे वहां वक्ता के तात्पर्य के अनुपन्न हो जाने से लक्षणा हुई थी, वैसे यहाँ लक्षणा हो जाती। कहाँ हुई थी वो सूत्र बता रहे हैं। लटस्में इति सूत्रस्थ कय्यटोक्त रीत्या, लटस्में सूत्रस्थ कय्यटोक्त रीत्या, लटस्में नाम का एक सूत्र है, लटस्में नाम का लकारार्थ में सूत्र है। उस सूत्र में कय्यट ने कय्यटोक्त मतानुसार कय्यट ने उसमें कहा कुछ, क्या कहा, एक सूत्र है अस्मा पुरा अनद्यतने नास्मा पुरा भूतमात्रे, अस्मा पुरा भूतमात्रे नास्मा पुरा अनद्यतने, ये दो वार्तिक आए हुए हैं। अस्मा पुरा भूतमात्रे ये आया हुआ, माने अस्मापुरा नाम का जो वस्तु है वो भूतमात्र में होगा। तो अस्मापुरा नाम का पांडे ने कोई सूत्र ही नहीं बनाया, ऐसे क्यों आपने लिख दिया? आपने कहा अस्मापुरा भूतमात्रे भविष्यति। अरे अस्मा अलग है, पुरा अलग है, अस्मा है लटस में, पुरी लुंग चास में अलग अलग सूत्र हैं। तो ये कय्यट जो भाष्यकार ने लिखा, भाष्यकार ने जो वार्तिक बनाया कि अस्मापुरा कुत्र भविष्यति, भूतमात्रे, तो अस्मापुरा भूतमात्रे भविष्यति, लेकिन अस्मापुरा नामकम सूत्रमेव नास्ति, जद सूत्रम भूतमात्रे प्रवृत्तम स्यात्। तस्मात् कय्यट ने कहा कि भाष्य का तात्पर्य बिगड़ रहा है, भाष्य का तात्पर्य क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो जैसे तात्पर्य के अनुपन्न होने से कय्यट ने लक्षणा कर दिया। अस्मापुरा की अस्मा मने अस्मापद घटितम सूत्रम और पुरा मने पुर शब्द घटितम सूत्रम, तो लटस्मे से लेके पुरीलुम चास्मे तक 9 सूत्रों को लक्षणया ले लिया। भाष्य का तात्पर्य 9 सूत्रों में था। भाष्य का तात्पर्य कितने में था? 9 सूत्री में लक्षणा कर, 5 सूत्र है, 5 सूत्र में लक्षणा कर। तो लटस्मे अस्मापुरा भूतमात्रे इदम वार्तिकम भाष्यकृतोक्तम अनुपपन्नम। क्यों? अस्मापुरा इत्याकारकम किमपि सूत्रम न अस्ति जेन सकल भूतमात्रे से जी। तो तात्पर्य अनुपन्नम वक्तुः, तो तात्पर्यानुपत्या क्या किया? लटस्मे से लेकर के पुरीलुम चास्मे तक 5 सूत्री में कय्यट ने लक्षणा कर दिया। लक्षणा का हेतु था भाष्योक्त तात्पर्य की अनुपत्ति। तो जैसे इन्होंने 5 सूत्रों में लक्षणा कर दिया, है कि नहीं, अस्मापुरा का मतलब हो गया ये 5 सूत्र भूतमात्र में प्रवृत्त होंगे। इसलिए भवतिस्म, जब भवति के बाद अस्मा देंगे तो सामान्य भूतमात्र में है, इससे परोक्ष ये ऐसा नहीं है। तात्पर्य के अनुपन्न से क्या होगा? अस्मापुरा भूतमात्र की अस्मा मतलब सूत्र जो है रस्में और पूरा मतलब गणित सूत्र जो आगे पूरे यहाँ से लेकर के 5 सूत्रों में लक्षणा कर। तो लक्षणाया अस्मापुरा भूतमात्र से कितने सूत्र आते हैं? 5 सूत्र। तो जैसे उदाहरण रहे, जैसे भाष्यकार के तात्पर्य उत्पन्न होने से कय्यट ने अस्मापुरा भूतमात्र में अस्मा और पुरा से 5 सूत्री में लक्षणा कर दिया है, उसी तरह यहाँ भी लक्षणा हो जाएगी। यदि इस अभिप्राय से पाणिनि शब्द प्रयोग करने लग जाए और व्याख्या की परंपरा से हम पाणिनि के तात्पर्य को अवगत कर लें और वो तात्पर्य अनुपन्न हो जाए तो यहाँ भी रचना हो जाए। क्या रचना होगी आगे लिखा है? अन्यथा व्याख्याति परंपरावगत व्याख्याति तात्पर्यानुपत्त्या लटस्मे इति सूत्रस्थ कय्यटोक्त रीत्या लक्षणया तत्र
तत्रांतरीय प्रथमादि व्यवहारेण। दूसरा है दृष्टांत दिया है कि नहीं, वही ले आए। दूसरा है लक्षणा का एक दूसरा तत्रांतरीय प्रथमादि व्यवहारेण प्रथमादि पदानामिव शक्ति अनुमानाद्वा ततः प्रथमादि पदानाम शक्ति अनुमान अलग है। प्रथमादि पदानाम देखो, प्रथमा पद की अर्थ में शक्ति है। सुओजस्वी कैसे जानते, पाणिनि सूत्र नहीं बना। जैसे वृद्धि पद की शक्ति को बताने के लिए पाणिनि ने प्रतिरादेश बनाया, वैसे पाणिनि ने सुओजस्वी प्रथमा उसकी व्याख्या कारण नहीं। पाणिनि ने तो प्राकृतिक परिमाण वचन मात्रे प्रथमा प्रथमा ने क्या बताया ही। सुओजस अमौसस सूत्र प्रथमा नहीं बताता, ये प्रत्ययों की गणना की गई। सुओजस अमौसस ये क्या है, प्रत्ययों की गणना है। और ये प्रत्यय प्राकृतिका स्वादय प्राकृतिका भवन्तु परा भवन्तु प्रत्यय प्रश्न। लेकिन इनमें से कितना प्रथमा है, कितना द्वितीय है, कितना तृतीय है, ये सब बात पाणिनि ने नहीं किया है। लेकिन नहीं किया फिर भी पाणिनि ने उस शब्द का प्रयोग कर दिया प्राकृतिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब पाणिनि से पूछा जाएगा प्रथमा इत्यस्य कौन था, और इतने नहीं प्रथमा द्वितीय वहां भी प्रथमा। कई सूत्रों में उन्होंने प्रथमा द्वितीय तृतीय ऐसे शब्दों का प्रयोग कर और उनका शक्ति ग्रह नहीं करा। तो हम क्या करते हैं, तंत्रांतर में, तंत्रांतर माने व्याकरणिक तंत्र है, तो पाणिनि व्याकरण के तंत्र से इतर जो व्याकरण तंत्र हैं उनसे हम क्या करते हैं, शक्ति का अनुमान करते हैं। क्या करते हैं, शक्ति का अनुमान करते हैं। माने प्रथमा इति पदम सुऔजस एतद अन्यतमे शक्तम तंत्रांतरे तत्रार्थे व्यवहारा। तंत्रांतरे व्यवहार, क्योंकि तंत्रांतर में आचार्य द्वारा तादृश व्यवहार किया गया है। अन्य व्याकरण में तत्आचार्यों द्वारा तादृश व्यवहार किया गया है। तो सिस्टम व्यवहार तंत्रांतरे तादृश सिस्टम प्रयोगा हम प्रथमादि पदों की तत्त प्रत्यय विशेष में शक्ति का अनुमान करते हैं, है कि नहीं। इसलिए कहा शक्ति अनुमानाद वा, दूसरा लक्षणया शक्ति अनुमानाद वा, हम लक्षणा करेंगे या शक्ति का अनुमान करेंगे। पहला पक्ष लक्षणा उठाया, दूसरा शक्ति का अनुमान। जैसे हल की तंत्रांतर में ऐसा नहीं है कि पाणिनि के पहले कोई हल नाम का शब्द नहीं था। पाणिनि के पहले हल नाम का शब्द नहीं था, अच नाम के शब्द नहीं थे। ये तो तमाम पाणिनि के बहुत पहले आचार्यों ने तत्त पुराणों में आचार्य स्वराह का प्रयोग किया है। अग्नि पुराण देखो, व्यास के काल के हैं, जिसमें तमाम प्रत्याहारों की चर्चा की गई। तो अन्य जो तंत्रांतर है, स्मृतियां हैं, उनमें क्या हुआ, हल पद का तत्रार्थ में व्यवहार किया गया। इसमें हकारादि दांत समुदाय व्यंजन वर्णों, तो हल पदम हकारादि दांत समुदाय घटक तत्त वर्णे शक्तम तंत्रांतरे तादृश व्यवहारा। तंत्रांतरे तादृश व्यवहार, तंत्रांतर में तादृश जो है व्यवहार किया है। इस तरह से शक्ति अनुमान कर रहे। तो स्थिति दो है, या शक्ति का अनुमान करें, शक्ति का अनुमान करें, या शक्ति ग्रह का उपाय करें। दो चीजें सामने हैं, दो चीजें हैं, शक्ति ग्रह से उपाय या अनुमानात शक्ति ग्रह से। हल पद का शक्ति ग्रह अनुमान से जाने। पाणिनि व्याकरण से इतर व्याकरणों में हल पद का व्यंजन वर्ण के रूप में व्यवहार किया गया है। तो तादृश व्यवहारात अत्रापि हल पदस्य तस्मिन्ने अर्थे शक्ति ज्ञेया, इस अर्थ में अनुमान करने। बात में नहीं, ये दो या लक्षणा से जानने, ये दो पक्ष उन्होंने उठाया और दृष्टांत भी दिया। पहला दृष्टांत 5 सूत्रों की लक्षणा कैयट ने किया तात्पर्य के अनुपन्न होने से, इसलिए यहाँ भी तात्पर्य अनुपन्न है, हम लक्षणा कर सकते हैं। दूसरा प्रथमादि पदों का पाणिनि व्याकरण में ही तंत्रांतर के नियम से शक्ति का अनुमान किया, इसलिए यहाँ भी तंत्रांतर के नियम से शक्ति का अनुमान कर सकते हैं। तो हल पद की शक्ति का अनुमान हो जाएगा, अन्योन्याश्रय दोष परिहार हो जाएगा, कोई क्षति नहीं। बात में ये और पाणिनि ने हलंतर सूत्र का प्रयोग भी इसी अभिप्राय से किया है। इस अभिप्राय से तो नहीं किया कि श्रोता जानते हैं,
इस अभिप्राय से किया कि मुझे ज्ञात है, इच्छा है, मैंने किया। तब तो आलिंगन संहिता नहीं था। कोई ऐसा नहीं कि हम आलिंगन संहिता बना के जानेंगे उसको, समझे कि नहीं? तो पाणिनि को ज्ञान कैसे हुआ हलपद का बिना आलिंगन संहिता के? तंत्रांतर, व्याकरणांतर से। जो अन्य व्याकरण थे वो बड़े प्रसिद्ध और पुष्ट व्याकरण थे, ऐन्द्र, चांद्र, काश, कृष्ण, आपिशल, बहुत सारे व्याकरण है कि नहीं? उन तमाम व्याकरणों के माध्यम से, और पाणिनि ने 10 व्याकरणों को कई आचार्यों को पढ़ा है। ऐसे थोड़ी है कि पाणिनि जी ने केवल देख के और आशीर्वाद से व्याकरण बना दिया, केवल राजों के आशीर्वाद से नहीं बना दिया, क्योंकि आशीर्वाद मिलने के बाद भी क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। यदि आशीर्वाद से काम चलने लग जाए तो न जाने कितने आशीर्वाद किसको किसको मिलता है। हम अपने प्रयास के माध्यम से बाद में समझते हैं कि फलाने का बहुत आशीर्वाद है, समझते कि नहीं? लेकिन हमें उसको कर्म करना है। तो हमें यहाँ क्या करेंगे? लक्षणाया क्या लिखा है? तंत्रांतरीय प्रथमादि व्यवहारेण प्रथमादि पदानानि व शक्तिर्मानाद्वा ततः श्रोत्रीणां बोध संभवेन इतरेतराश्रयस्य ततः श्रोत्र, इस क्रम से लक्षणाया बोध संभव अथवा शक्तिर्मान। हम हलपद की लक्षणा करें हकारादिनांत घटक तत्त वर्णने अथवा हलपदम व्यंजन वर्णने तत्त घटक वर्णने शक्तम अंतरांतरी तादृश व्यवहारात्। इस अनुमान से हम हलपद की शक्ति ग्रह कर सकते हैं। तो इतरेतराश्रय रूप जो अन्योन्याश्रय दोष है वो है ही नहीं जी, इसे नहीं है। अतः इतरेतराश्रय की आशंका करना और उसका वारण करना, ये जो भाष्य है, ये भाष्य की आशंका समाधान परम सर्वम भाष्यम असंगतम। यदि इस प्रकार से ज्ञात पदार्थाभिप्राय शब्द का प्रयोग करने लग जाए, हम जानते हैं, मेरे साथ साथ पूरी दुनिया जानती है, इस अभिप्राय से यदि हम शब्द का प्रयोग करने लग जाए तो भाष्यकार के द्वारा इस सूत्र में पाया गया इतरेतराश्रय रूप अन्योन्याश्रय और उसके लिए दिया गया जो समाधान है, ये शंका समाधान परक भाष्य से निर्दलत्वापत्ति। ये समस्त भाष्य क्या हो जाएंगे? निर्दल है कि नहीं? इनका कोई दल नहीं रहेगा, निकाल के अलग खड़े कर दिए, तुम दल विहीन हो, निर्दल चुनाव लड़ो, अस्तित्व ही वास्तव में नहीं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? निर्दलत्वापत्ति। इसलिए निर्दलत्व एक दोष है, कहीं न कहीं किसी दल में ही रहना चाहिए और दल बनाना चाहिए। छोड़ देना, समझ में आया क्या लिख रहे हैं? ततः श्रोत्रीणां बोध संभवेन इतरेतराश्रयस्यैव अभावेन तदाशंका लस्ट इति वक्तव्यम्। भाष्यकार ने कहा हलन्ते मालन्ते संहिता सूत्रों के ऊपर इतरेतराश्रय रूप अन्योन्याश्रय की आशंका किया और लस्ट इति वक्तव्यम्, पहले लस्ट इति वक्तव्य में भाष्यकार ने अन्योन्याश्रय दोष के लिए बनाया। तो शंका ही नहीं रह गई, लक्षणाया काम चल गया, शक्तिर्मानात् काम चल गया। तो शंका करना और लस्ट इति वक्तव्य विद्याकारक उसके निवारण के लिए बात ही बनाना, ये दोनों क्या हो गए? असंगत। ततः श्रोत्रीणां बोध संभवेन इतरेतराश्रयस्यैव अभावेन तदाशंका लस्ट इति वक्तव्यम् इत्यादि समाधान पर भाष्य असंगत्या हो जाएंगे। इस प्रकार का शंका समाधान पर भाष्य की जो है असंगति हो। इसलिए कोई भी आचार्य तदभिप्रायण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। किस अभिप्रायण? ज्ञाताभिप्रायण। माने मया सह एते विज्ञातवन्तो भवेयुः, इस अभिप्राय से शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आया नहीं, शंका समाधान पर भाष्य से असंगत। ये पहला समाधान समझ आया। जब नहीं कर सकती तो अन्योन्याश्रय दोष रह गया। किसके लिए अन्योन्याश्रय? श्रोता के। वक्ता तो जानता ही, लेकिन श्रोता के लिए अन्योन्याश्रय दोष रह गया कि हल पद से वास्तविक अर्थ न तेन ज्ञाता। क्यों? वो पारिभाषिक है। यदि हल शब्द चलती फिरती वाला होता तो कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे, लेकिन एक पारिभाषिक शब्द था, इसलिए उसका अन्योन्याश्रय दोष होना स्वाभाविक है कि नहीं? न च एवं अजादि व्यवहारस्यापि लक्षणादिना एव उपपत्तौ। कहा जैसे हलपद की लक्षणा कर लिया आपने हकारादिनांत समुदाय में, वैसे एच की कर लीजिए हकारादिनांत समुदाय, सभी प्रत्याहारों की सब में लक्षणा कर डाली तो लक्षणैव सर्वत्र कार्यं भविष्यति। पुनः आद्यन्त्यं संहिता सूत्रं किमर्थं भविष्यति।
व्यर्थम स्यात्। समझेंगे? आपने हल की लक्षणा किया तो अष्टी भी करी, सबकी कर दी जितनी जरूरत जहाँ है। आया कि नहीं? क्यों कर जा? चलो बहुत हाँ बोलो। न चैवम् अजादि व्यवहारस्यापि लक्षणादिना एव उपपत्तौ लक्षणादिना एव उपपत्तौ आदिरन्ते नीति सूत्रपरिचयत्वम्। अगर ये प्रश्न किया कि भाई यदि हल की लक्षणा करते हो तो आदिरन्ते संहिता सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, हम प्रत्याहार की भी नहीं, इसलिए नहीं कह सकती कि अन्येषां प्रत्याहाराणां साधनार्थम आदिरन्ते संहिता सूत्रम आवश्यकम इति वक्तुम् अशक्यम। क्यों? यथा हलादपदस्य लक्षणा तथा अन्येषां प्रत्याहाराणां लक्षणया कार्य भविष्यति इदं सूत्रं व्यर्थं वाच्यम्। तब क्वचित् लक्षणादिना बोध इति कहा बोध के विषय में सबके अलग-अलग मत होते हैं। बोध के विषय में क्या है? अलग-अलग। मैं हल पद की लक्षणा करता हूं तो आप जरूरी है क्या कि आप भी कर लो अष्टपद? आप दूसरे रास्ते से चलोगे। आपने आदिरन्ते संहिता को पकड़ा, मैंने हल में किसको पकड़ा? लक्षणा को पकड़ा। या मैंने हल में लक्षणा बोध किया और मेरे लिए आशा तो मैंने आदिरन्ते संहिता सूत्र ने बोध किया। तो ये आपको कौन सा मत्सर हो रहा है? मत्सर मने गुणा असहनम, गुणानाम असहनम मत्सर, गुणों का जो सहन ना हो। अरे मैंने इतनी बड़ी कलाकारी कर दी कि लक्षणा काम चल जाए, सत्य अनुमानात काम चल जाए, और आप उसमें आपको क्या हो गया? असूया हो गई। क्या हो गया? असूया। असूया भी, असूया माने दोषारोपणम, गुणों में दोष देखना क्या है? असूया। और गुणों को न सहन करना मत्सर। तो गुणों को न सहन करना अलग वस्तु, अब गुणों को दोष लेना, गुणों में क्या देखना? दोष। बहुत सारे दोष देखने लगे। जैसे किसी एक व्यक्ति खत्म हो गया, कभी कभी हम बताते हैं एक आदमी खत्म हुआ, उसको काशी लाया गया, हम लोग विद्यार्थी थे, उसको लड़का ले गए और उसका सत्कार पक्ष रहा है कि नहीं हम पूरे अवच्छेदा लक्षण ही कर डालेंगे। आदिरन्ते संहिता व्यक्त क्यों कर डालो? मेरी इच्छा नहीं, मैं यहाँ एक उपाय, क्योंकि बोध के उपाय अलग अलग होते हैं। बोध प्रत्येक मनुष्य के बुद्धि के अनुसार और शास्त्रों के नियम के अनुसार होता है। कभी कभी शास्त्र नियम भी हट जाते हैं, बोध में शास्त्र नियम से भी हट जाते हैं। तो बोध में जो है प्रत्येक मनुष्य के बोध की व्युत्पत्ति अलग अलग होती है। इसलिए मैंने घटा कर्मत्वम आनयनम कृति, प्राचीन नैयायिकों को बोध होता है घटम आने का अर्थ है घटा कर्मत्वम बोध करते हैं, और नव कहते इसमें तो आकांक्षा ही नहीं, घटा का कर्मत्व के साथ कोई आकांक्षा नहीं, तो निराकांक्ष है, इसमें इस बोध होता नहीं। तो वैयाकरणों ने कहा प्राचीन नैयायिकों को बोध होता है क्योंकि उनकी व्युत्पत्ति है ऐसी, उनकी व्युत्पत्ति, आपकी व्युत्पत्ति गड़बड़ है तो क्या कर सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि उनको बोध होता है, इनको नहीं होता क्योंकि आपकी व्युत्पत्ति भिन्न है, आपका कार्यकारण भाव भिन्न है, वो यहाँ नहीं घट रहा, उनका कार्यकारण भाव भिन्न है, वो घट रहा। तो बोध जो है हमेशा किसके बल अनुसार होता है? व्युत्पत्ति के अनुसार, और व्युत्पत्ति हमेशा भिन्न भिन्न होती है। व्युत्पत्ति जो है शास्त्र की वासना से भिन्न भिन्न होती है, और व्युत्पत्ति को मूल बना करके बोध पैदा होती है। बात समझ गई? तो इसलिए इसमें कौन सी असूया है कि एकत्र हमें लक्षणा बोध करना है, एकत्र हमें आदिरन्ते संहिता सूत्र या फिर सत्या बोध करना है। कुछ प्रत्याहारों में हम लक्षणा कुछ सत्या बोध करें तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? काम तो हमारा अच्छा है, हमारी ऐसी व्युत्पत्ति है, इसलिए इसमें असूया नहीं करनी चाहिए। क्वचित् लक्षणादिना बोध इति सर्वत्र लक्षणाद्याश्रयणम् एव इति नियमाभावः। लगा एक जगह हमने लक्षणा कर दिया तो सब जगह लक्षण ही बोध करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। नासूया कर्तव्या यत्र अनुगमः क्रियते, यत्र अनुगमः क्रियते तत्र असूया न कर्तव्य। हम अनुभव कर रहे हैं, अनुभव माने बोध, और बोध अपने तरीके से कर रहे हैं, तो आपको उसने उस बोध के गुणों में आपको असूया में दोषों को नहीं निकालना चाहिए। तो नासूया कर्तव्या यत्र अनुगमः क्रियते इति पंचविंशति सूत्रस्थ भाष्यम इदं प्रमाणम। तो
पंक्ति विंशति जो सूत्र का भाष्य है, लंबा सूत्र है, सब निपातना सिद्ध करता है कि नहीं? तो पंक्ति विंशति सूत्र में भाष्यकार ने कहा यत्र अनुगमः क्रियते यस्मिन् वाक्ये यत्र कुत्रापि अस्माभिः अनुगमः क्रियते तत्र दोषः न देयः। वहां आपको असूया करके दोष नहीं देना, दोष को नहीं देखना, क्योंकि अनुगम के बहुत सारे अपनी अपनी प्रतीति और वासना से अनुगम अलग अलग होता है, उसकी रीति अलग हो सकती है। इति भाष्योक्ते तस्मात् करिष्यमाण किम आगतम यत् पदार्थाभिप्रायेण शब्द प्रयोगः न आचार्यैः क्रियते। अहम जानामि एते जानीयुः, इस अभिप्राय से शब्द का प्रयोग नहीं करते आचार्य। मुझे जानकारी है, मेरी इच्छा है, मैंने बना दिया, दूसरों को कैसे जानकारी होगी वो जाने, लेकिन जिस तरह से मुझे जानकारी है वो भी जानकारी होगी है, इस अभिप्राय से शब्द का प्रयोग नहीं करते। तस्मात् माने इस अभिप्राय से शब्द का प्रयोग न करने के कारण तस्मात् करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पदस्य करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपाय जेसां पदानां तथा भूतानि या तादृशानां करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पदानां समास करिए। करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपाय जेसां करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायानां पदाउपायक पदानां। करिष्यमाण माने किया जाने वाला है, भविष्य में किया जाने वाला है शक्ति ग्रह का उपाय जिन पदों का, जैसे हलंत्य में ईरानी भालपद का शक्ति ग्रह नहीं है, लेकिन इसका शक्ति ग्रह आगे करिष्यमाण है, आगे आदंते आएगा, समझेंगे? तो हलपद का शक्ति ग्रह करिष्यमाण है, तो करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपाय पद है हल, इसलिए इस पद में ज्ञान पदार्थाभिप्राय शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। करिष्यमाण जिनका करिष्यमाण बात में नहीं, और जिनका साधारण है उनका जैसा चाहो वैसा कर, जो लोग का व्यवहार में से चलेंगे तो बार बार नहीं छोड़